दोस्तों आज से 2 या 3 साल पहले मैंने टू फिंगर टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। और दोस्तों समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करती रहती है किसी ना किसी पॉइंट को लेकर के, लेकिन कुछ स्टेट उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट डिले कर देते हैं, फॉलो करने में टाइम लगाते हैं। लोग अवेयर नहीं हैं, वो भी प्रेशर नहीं बनाते गवर्नमेंट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं उसके तहत काम किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह का, आई थिंक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरे लगना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पैसा नहीं है साहब इतना खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास, या पता नहीं कोई और रीज़न दे सकती है गवर्नमेंट। तो मैं आज से 2-3 साल पहले ये वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि साहब टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। राजस्थान की बात करूं मैं आपसे तो राजस्थान से मैं हूं, तो राजस्थान के अंदर टू फिंगर टेस्ट मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं होता है। पिछले 3 से 4 साल से तो मैंने, या उससे भी ज़्यादा समय हो गया होगा, मैंने टू फिंगर टेस्ट का कोई केस देखा नहीं है कोर्ट के अंदर। और रेगुलर कम से कम 2 फाइलें होती हैं हमारी पॉक्सो के अंदर, मतलब रेप से संबंधित। तो दोस्तों इसका मतलब अन्य स्टेट्स के अंदर आज भी टू फिंगर टेस्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, गाइडलाइंस जारी करने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी करने के बाद गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, और कोई ऐसा अथॉरिटी भी नहीं है जो इनको फॉलो करवाए। और जनता तो खैर सो ही रही है, वो तो सोती रहती है हमेशा। तो टू फिंगर टेस्ट क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी था, ये टू फिंगर टेस्ट क्यों होता था? तो दोस्तों टू फिंगर टेस्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि एक डॉक्टर अपनी 2 फिंगर्स को, जो पीड़ित है, रेप पीड़ित, उसकी वेजाइना में इंसर्ट करता था। क्यों करता था? उसको ये चेक करना होता था कि जो इंसर्ट हो रही है वेजाइना में उसकी फिंगर्स, उसमें कोई प्रभाव, प्रेशर लग रहा है या वो इजीली इंसर्ट हो रही हैं। डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार एक ओपिनियन लिखता था टू फिंगर टेस्ट करने के बाद। आमतौर पर वो ये इस तरीके की ओपिनियन होती थी कि अगर उसके इंसर्ट हो रही है इजीली फिंगर्स, तो वो ये लिखता था कि जो पीड़िता है वो आदतन संभोग की आदी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसको उस ओपिनियन से, क्योंकि इजीली इंसर्ट हो रही है फिंगर्स। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके अपोजिट बात करता है कि इजीली नहीं जा रही थी, इट मीन्स उसके साथ ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है। जो भी उसको ठीक लगता है वो लिखता है, वो इट इज़ मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये अक्यूज़ के खिलाफ हो जाती है बात, और अगर वो संभोग की आदि थी तो ये अक्यूज़ के फेवर में हो जाती है बात। तो इसको बहुत ग्राउंड बनाया जाता था अभियुक्त के वकील के द्वारा, अगर संभोग की आदि वो है तो। और इस आधार पर कई जजमेंट हुआ करते थे। लेकिन राजस्थान में टू फिंगर टेस्ट को काफ़ी समय पहले बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा दोस्तों। 164A CRPC के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब भी किसी रेप पीड़िता का शारीरिक परीक्षण होना चाहिए, अगर किसी के साथ रेप हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है। और शारीरिक परीक्षण कौन करेगा? मतलब जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उतना महिला ही करेगी। फर्स्ट महिला ही आपको फाइंड करनी है अगर किसी रेप पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। अगर कुछ रेयर कंडीशन हो तभी आपको मेल से टू फिंगर टेस्ट करा सकते हैं आप, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। टू फिंगर टेस्ट तो खैर अब तो नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस बात को कह दिया है कि साहब टू फिंगर टेस्ट इज नॉट गुड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी विक्टिम। और उसको आप दोबारा से वही फीलिंग कराना चाहते हो जो कि लीलू इलियास राजेश वर्सेस हरियाणा वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि इट्स ए काइंड ऑफ डबल रेप। एक बार आपने उसके साथ रेप हो चुका है और आप फिंगर इंसर्ट करके दूसरा रेप उसके साथ कर रहे हो। क्योंकि आईपीसी की अगर हम परिभाषा देखते हैं, 375 आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं या शरीर का कोई भाग, एनीथिंग, फिंगर हो सकती है वो। अगर पोक्सो की बात करते हैं तो पोक्सो के अंदर भी यही सेम चीज लागू होती है सेक्शन 3 में। एनी ऑब्जेक्ट, पेन हो सकता है या फिर
फिंगर हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आप इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वेजाइना में, तो ये माना जाएगा कि ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो भाई डॉक्टर कर रहा है तो फिर बलात्कार की श्रेणी में क्यों नहीं आता था? कंसेंट ली जाती है जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और आगे इन फ्यूचर भी किया जाएगा तब भी कंसेंट ली जाएगी। अब जब हम कहते हैं कि दो एडल्ट अपनी सहमति से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, टाइम अपना संबंध बना सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि वो एडल्ट हैं, और वहां पे मैं यूज करता हूं शब्द कंसेंट। अगर वो कंसेंट से करते हैं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन नाबालिग के साथ अगर आप करते हैं उसकी कंसेंट से तो भी अपराध हो जाता है। तो फिर क्या, वहां पर पेरेंट्स की कंसेंट ली जाती है टू फिंगर टेस्ट के लिए। डॉक्टर के टू फिंगर टेस्ट करता है ये, तो पेरेंट्स की कंसेंट उसके ऊपर होती है और उसकी भी कंसेंट होती है, दोनों के साइन होते हैं। लेकिन ऐसा अब इन फ्यूचर नहीं होने वाला है, टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए वैसे भी, और किया जाता है तो उस जो लीलू इलियास राजेश वाला जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पीड़ित के ये अधिकारों का हनन है। आप किसी के अधिकारों का कैसे हनन कर सकते हैं, उसकी प्राइवेसी का हनन कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपने कहा कि उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाने वाली बात है ये, कि उसने उसके साथ पहले ही चीज़ हो चुकी है, आप सेकेंड टाइम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है राजस्थान के अंदर, जो अन्य जगह भी होने वाला है इन फ्यूचर, जैसे ही रेप पीड़िता के बारे में सूचना मिलती है पुलिस को, तहरीर दी जाती है, शिकायत दी जाती है, जब भी सूचना मिलती है आमतौर पर, और अगर वो अवेलेबल है, आमतौर पर जब नाबालिग होती है वो किसी लड़के के साथ चली गई, सूचना मिल गई पुलिस को कि साहब मेरी बच्ची को कोई बेला फसला करके ले गया, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो विदिन 24 उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस कैसी कराए। 164 ACRPC में बताया गया है भाई, जैसे ही आपके पास सूचना आती है, तहरीर रिपोर्ट आती है या शिकायत आती है, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है रेप पीड़ित विक्टिम का या जिसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ है उसका। लेकिन अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे कराए? अवेलेबल होते ही कराना है। फिर दोनों बात आ गई यहाँ पर, वहाँ पे अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है आपको। जैसे अगर किसी के साथ हुआ है, वो जाहिर सी बात है या तो अवेलेबल होगी या नहीं होगी। जो अवेलेबल नहीं है वो किसी के साथ गई हुई है, अब वो बहला कर फुसला कर जैसे भी लेके गया है, अपहरण करके ले गया है, कोई नशीला पदार्थ सुंघा करके लेके चले गए, उठा करके मिलेगी तभी तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब अब एग्जामिनेशन होगा, उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि 24 आवर्स, जैसे ही सूचना मिली, अगर वो अवेलेबल है, जैसे ही, या तो वो मिली बाद में, जैसे ही मिलते ही 24 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन महिला से ही कराया जाएगा, महिला फीमेल डॉक्टर से ही कराया जाएगा। अगर महिला फीमेल डॉक्टर नहीं है, उस कंडीशन के अंदर मेल डॉक्टर से कराया जा सकता है। एग्जामिनेशन अब भी होगा, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको बात, लेकिन टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। वेजाइना को वो मैडम जो भी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, वो देखेगी, उसको देखने के बाद उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद टू फिंगर टेस्ट नहीं करके अन्य तरीकों से चेक करेगी, ये देखने के लिए कि उसकी कोई इंजरी है क्या, इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी अगर उसको नजर आती है तो वो एक ओपिनियन लिखेगी उसके आधार पर, उसकी वेजाइना को देखने के बाद। और उसकी वेजाइना से सैंपल भी लिए जाएंगे जिसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा कि क्या इसके साथ रेप हुआ है या कोई अटेम्प्ट हुआ है। इसी तरह से जो अक्यूज्ड है उसका भी पोटेंसी टेस्ट होता है दोस्तों, और उसके सैंपल भी लिए जाते हैं, DNA सैंपल भी लिए जाते हैं, उनको भी FSL के लिए भेजा जाता है मैच करने के लिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कुछ तो डिटेक्ट होगा वहां पर। तो राजस्थान में जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी बताया था आपको कि भाई बैन हो चुका है ऑल ओवर इंडिया टू फिंगर टेस्ट, लेकिन कुछ जगह पे हो रहा होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी इस बात को दोबारा दोहराने की मंडे को कि टू फिंगर टेस्ट को बैन कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि सभी जगह पे हो जाना चाहिए बैन। गलत भी, आप लोगों को क्या लगता है कि ये गलत है या नहीं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।